नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी डॉट कॉम। सत्य हिंदी डॉट कॉम के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी डॉट कॉम एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं, लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और मंत्री गोपाल राय जी से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इन दिनों संकट में है। संकट में इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है और वो फिलहाल इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कस्टडी में है। उनको एक हफ्ते के लिए फिलहाल कस्टडी में भेजा गया है। उसके बाद फिर फैसला होगा कि क्या उनको कस्टडी में रखना है, उनको जमानत दी जानी है या फिर उनको जेल में भेजना है। लेकिन इस दौरान कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल तो इसी बात को लेकर ही है कि अरविंद केजरीवाल इस बात की जिद कर रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाए। उनका यह कहना है कि संविधान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि जेल से कोई मुख्यमंत्री अपनी सरकार नहीं चला सकता। जेल से उन्होंने कुछ आदेश भी दिए हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा है कि जो दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी थी, उस एक्साइज पॉलिसी में वो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके वो किंग पिन है। याद रखिएगा, अरविंद केजरीवाल देश के वो नेता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, अन्ना का आंदोलन किया था और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के अंदर लगातार 3 बार सरकार बनाई है और उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रूसेडर के तौर पर देखा जाता है। आम आदमी पार्टी की दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि उनके दो और बड़े नेता, मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है और पार्टी के बड़े नेता है, साथ ही साथ संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है और पार्टी के बड़े नेता है, वो भी इस वक्त जेल में है। मनीष सिसोदिया तकरीबन 1.25 साल से और संजय सिंह तकरीबन 6 महीने से। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी वाकई में बड़े संकट में है। गोपाल राज जी, कितना बड़ा संकट आप ये मानते हैं पार्टी के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसको हम संकट के रूप में नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये नए दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आम आदमी पार्टी का उद्भव और जो पूरा विकास क्रम है, जी। मुझे लगता है कि उसने बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को तय किया, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। लेकिन निश्चित रूप से जो इस समय चैलेंज है, जिस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे राज्यसभा में पार्टी के लीडर, जो प्रमुख हमारे लीडर्स हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। जी। तो ऐसे समय में हमारे सामने चैलेंज बड़ा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो इतनी बड़ी ताकत आज की परिस्थितियों में जुड़ी, दिल्ली जैसे राज्य में लगातार सरकार बन रही है, पंजाब में सरकार बन रही है, वो जनता के समर्थन से बन रही है। जी। हमने ये देखा है कि जब भी हमारे सामने चुनौती बड़ी आई है, तो जनता ने, लोगों ने उतनी ही ज्यादा मजबूती के साथ हमारे सहयोग के लिए भी अपना कदम आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि ये चुनौती जो है, ये चुनौती निश्चित रूप से जनता भी देख रही है और इस चुनौती को हम जनता के साथ मिल करके इसका सामना करेंगे। अ, ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को, कई एमएलएस को पहले भी गिरफ्तार किया गया और बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया और लगातार ये आरोप आप लोग लगाते रहे हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि जब राष्ट्रीय संयोजक खुद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उस संदर्भ में ये जो संकट की बात मैं कर रहा हूं, उनकी अनुपस्थिति में आज पार्टी के ऊपर संकट है कि वो कैसे अपनी सरकार को बचाए, कैसे वो अपनी पार्टी को बचाए। उस संदर्भ में लगता नहीं आपको कि वाकई में बहुत बड़ा संकट है, उससे निकटना निकलना मुश्किल होगा? गोपाल जी। मेरे ख्याल से मुश्किल हम्म। तो नहीं होगा। हम्म। मेरे ख्याल से मुश्किल तो नहीं होगा, हम्म। लेकिन कठिन जरूर है। हम्म। और उस कठिन परिस्थिति से भी, क्योंकि इसीलिए ये पैदा ही किया गया है संकट,
क्योंकि देखिए, ये बात कहने के लिए तो बार बार भाजपा कह रही है कि उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, जो कथित शराब एक्साइज पॉलिसी में जो घोटाला हुआ था उसके खिलाफ लड़ना है, लेकिन जो सारा परिदृश्य दिख रहा है पूरे देश का, कि उसे भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। उसे तीन बातों से लेना है कि या तो इस देश में हमारी सरकार बने, हम्म। दूसरा इस बात से लेना देना है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो जो भी सरकार जीत करके आती है उसके लोग टूट जाएं हम्म। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, उसकी सरकार, उसके समर्थन की सरकार बन जाए। और तीसरा जो उसकी चिंता है कि अगर वो भी नहीं बनता है तो जो भी नेता बच जाता है उसको किसी भी तरह से फंसा करके जेल के अंदर डालो। आज भारतीय जनता पार्टी में जो भी भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके ऊपर वो खुद आरोप लगाते हैं, हम्म। कल पार्टी में शामिल हो जाता है, उसे भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म हो जाती है। तो ये एक राजनीतिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए उन्होंने लड़ाई को लड़ी है, खास तौर से आम आदमी पार्टी के साथ। जिस तरह से इन्होंने एक एक करके सभी नेताओं को जेल में डाला है, तो वो तो संकट पैदा करके आम आदमी पार्टी खत्म हो, क्योंकि वो चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी, उसको चुनाव में हराना भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा। तो ये चुनौती हमारे सामने है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, जो सरकार को लेकर के चुनौती है इसका भी हम समाधान करेंगे, जी। और जो पार्टी को लेकर के चुनौती है उसका भी हम समाधान करेंगे। आम आदमी पार्टी पहले से और मजबूती के साथ सरकार भी संचालित करेगी और पार्टी भी संचालित करेगी। गोपाल जी, क्या आपको वाकई जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं, यानी उन्होंने षड्यंत्र रचा और जो पैसे शराब नीति में बदलाव से किए गए उसकी वजह से गोवा चुनाव को फंड किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हम्म। सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार कह रही है। हम्म। कब से कह रही है? 2 साल से कह रही है। हजारों जगह छापे मार लिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 13 महीने हो गए जेल में बंद किए, लगभग 6 महीने जो है संजय सिंह जी को गिरफ्तार हुए होने जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किए। 6 महीने से हजारों में जगह छापे मारने के बाद आज तक कुछ मिल तो नहीं पाया, कोई प्रूफ तो नहीं कर पाए। कह रहे हैं, पहले दिन भी कह रहे थे, 1 साल बाद भी कह रहे थे, 2 साल बाद भी कह रहे हैं। कुछ चीज कोर्ट भी यही पूछ रहा है, भाई कुछ तो सबूत लाओ। हम्म। कहने के लिए तो भाजपा ही काफी थी, फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की और सीबीआई की जरूरत क्या थी? आज हम्म। तक कुछ तो सामने आती, कोई बात कहने की बात है तो भाषण पहले भी भाजपा देती थी। हम्म। अब पहले भाजपा केवल प्रवक्ता के तौर पर रिलीज जारी करती थी, अब ईडी भी जारी करती है। सवाल यह है, कहने की बात नहीं है, कोई तो तथ्य 2 साल में इनको मिलता, एक चवन्नी तो मिलती इस एक्साइज पॉलिसी में। हम्म। आपका कहना है कि कोई सबूत नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने ये भी देखा भाई कि आप सोचो, 13 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को जेल, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हम इसलिए कह रहे हैं कि अब मिल हम्म। जाएगा। हम्म। 13 महीने से मनीष सिसोदिया जो प्राइम एक्यूज इन्होंने बना रखा था, उनके यहाँ से क्या मिल पाया? हम्म। 13 महीने में इन्होंने जांच के क्या निकाला? हम्म। आज तक तो कोई जवाब नहीं है इनके पास। बट केवल गोपाल कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं। बट बट भाजपा गोपाल कहे जा रही है और ये भी कहे जा रहे हैं। बट गोपाल जी, एक एक ये भी सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल पा रही है। आपकी बात ये बिल्कुल सच है कि सुप्रीम कोर्ट देखिए, ने आप जानते हैं ऑब्जर्वेशन में जमानत कहा नहीं था। मिल पा रही है। जी। मेरा सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल पा रही है, लंबे समय तक मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह भी जेल में है, तो कहीं ना कहीं कोई तो तथ्य होगा जिसकी वजह से अदालत जमानत नहीं दे रही उनको। देखिए, मेरे ख्याल से ये एक घटना नहीं है। पीएमएलए एक्ट का जो पूरा प्रावधान है, हम्म। उस प्रावधान के तहत इसमें जमानत के लिए जो नियम है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, और बहुत सारे लंबे समय तक मामले। देखिए, मैं उसमें भी कह रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो पूरी बहस हुई जमानत को लेकर के, हम्म। और जो पूरी लाइव हुई थी, हम्म। उस समय जो भी अदालत के प्रश्न थे उन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। मतलब यहां तक अदालत कोर्ट ने कहा था कि ये तो ट्रायल कोर्ट में जो है 2 मिनट के लिए टिकेगा नहीं केस, जिस तरह से बना रखा है ना, कोई फैक्ट है। हम्म। लेकिन जमानत नहीं मिली। दूसरी तरफ जमानत उन लोगों की मिल रही है जो लोग अप्रूवर बन जा रहे हैं। हम्म। अप्रूवर बनो जमानत लो, अप्रूवर हम्म। बनो जमानत लो। अब ये कंट्राडिक्शन अभी हमारे भी समझ के परे है हम्म। कि जो अप्रूवर नहीं बन रहा है सरकारी गवाह, उसको जमानत जो है नहीं मिल रही है, और जो
अप्रूवर बन जा रहा है उसको जमानत मिल रही है, इसी केस में मिल रही है और उसी एक्ट में मिल रही है। अब हम्म। इस रहस्य को समझने के लिए थोड़ा और हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, शायद तभी समझ में आ पाए। हाँ, बट ये आप गंभीर बात कह रहे हैं, क्योंकि जमानतें तो अदालत देती है। क्या आपको लगता है कि अदालत में कहीं कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, जमानत अदालत देती है, लेकिन जिस जो अप्रूवर बन जाता है हम्म। और अगर उसके भाजपा के खाते में अगर वो पैसा जमा कर दे तो फिर ईडी विरोध करना बंद कर देती है। हम्म। ईडी तो कर कईयों की फाइल ही गायब हो जा रही है ईडी दफ्तर से। हम्म। तो जो जमानत के समय अदालत जो है वो तो मनीष सिसोदिया जी को भी जमानत देने के लिए अदालत उस निष्कर्ष पर लगभग लगभग पहुंच गई थी। हम्म। लेकिन ईडी ईडी ने जो है वो एड़ी चोटी लगाया और शायद इस बात को समझते हुए अदालत ने अपना फैसला किया। हम्म। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में पैसा जमा कर देता, हम्म। अभी सारा केस जो है वो साउथ की लॉबी का सामने आया है हम्म। और उसको तो जमानत मिल गई और ईडी ने विरोध भी नहीं किया। हम्म। ये क्या गोरख धंधा आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ईडी कंप्रोमाइज है, या ईडी उन लोगों को बचा रही है जिन्होंने चंदे दिए हैं? देखिए, ये तो केस अभी सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दो जो घटनाएं अभी सामने आई हैं, जी। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ऑपरेशन जो है पॉलिटिक्स चल रहा है उसको नंगा कर दिया है। एक चंडीगढ़ का जिस तरह से वोट चोरी का मसला सरेआम कैमरे में पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उस पर जो निर्णय हुआ, भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो गई कि किस तरह से किस पागलपन के साथ किसी भी कीमत पर वो लोकतंत्र को कैप्चर करना चाहती। और दूसरा, जिस तरह से अभी जो अरबिंदो फार्मा का जो मसला पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद जो सामने आया है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है इस केस में जो है उस आरोपी होता है, फिर गिरफ्तार होता है, फिर वो जो है वो एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। जी। लगभग जो है 60 करोड़ रुपए की बात आ रही है, भाजपा के अकाउंट में जाते हैं। ये छुपी बात नहीं है, अकाउंट में पैसे जाते हैं और ईडी उसका उसकी जमानत का विरोध करना बंद कर देती है, वो अप्रूवर बनता है और वो उसकी जमानत मिल जाती है। ये तो अब ये सच सामने है, अब इसमें छुपी बात नहीं है कि कोई इफ बट की भी बात नहीं है। हम्म। ये तो तथ्य आज देश के सामने जैसे चंडीगढ़ का जो है वो जो वोट चोरी सामने आ गया, वैसे चंदा चोरी के माध्यम से जो पूरा नेटवर्क चल रहा है उसका हम्म। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है। हम्म। ये जो आपने अप्रूवर बनने की बात कही है, क्या आपको लगता है कि पार्टी की तरफ से गलती हुई? अगर अरविंद केजरीवाल ने जो पहली बार समन मिला था तभी अगर वो ईडी के सामने पेश हो जाते, तो ये परसेप्शन नहीं बनता कि आप ईडी से क्यों भाग रहे हैं, आप जांच से क्यों भाग रहे हैं, ईडी को 9 समन देने पड़े? देखिए, हम पहली बात यह है कि हम लोग भी इसी तरह सोचते थे कि शायद एजेंसियां जांच कर रही हैं। हम्म। इसीलिए आपको याद होगा मनीष सिसोदिया जी को नोटिस आई, मनीष सिसोदिया जी गए हम्म। सीबीआई के पास, हम लोग खुद छोड़ने गए थे कि भाई चलो जांच करेंगे। हमें यही विश्वास था कि भाई हमने कुछ किया नहीं, जांच में दिक्कत क्या है। लेकिन हमने देखा कि उनको गिरफ्तार कर लिया, मनसा तो गिरफ्तार करने का था, गिरफ्तार कर लिया, जांच से कोई लेना देना नहीं था। हम्म। उनके घर पे छापे पड़े, जब मैं उनके घर परिवार में गया लोगों ने कहा यहाँ तो कुछ नहीं मिला। तो हम्म। केवल बदनाम करके और गिरफ्तार करना उनका मकसद था। संजय सिंह क्या आपको पता है, हम्म। संजय सिंह के यहाँ तो बुलाया भी नहीं गया, नोटिस भी नहीं दिया गया, हम्म। सरेआम घर में घुस करके जबरदस्ती शाम को उठा ले गई हम्म। एजेंसी। उसके बाद हमें लगने लगा कि बात जांच की नहीं है, हम्म। ये तो षड्यंत्र करके किसी भी कीमत पे जो है ये गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। और इसलिए हमने जब ये समझ में आ गया कि ये ईडी का संबंध नहीं है, भाजपा का संबंध है, हम कानून का सम्मान करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है संवैधानिक, हम सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन भाजपा के षड्यंत्र का मुकाबला पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जिस दिन से समझ में आ गया कि ये जांच का तो बहाना है, जी। असली मकसद तो गिरफ्तार करके पूरी पार्टी को डिस्ट्रॉय करना है, तब हमने अपने रणनीति को बदला। हम्म। गोपाल जी, एक चीज और यह महत्वपूर्ण यह है कि जब उनको 8वां समन मिला और उस गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली हाईकोर्ट गए, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया। ये बात ठीक है कि स्टे हम्म। ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन हम्म। उन्होंने तारीख दी। हम्म। उन्होंने जो है दोनों पक्षों को सुना और 22 अप्रैल की तारीख दी कि इस पे हम्म। सुनवाई करेंगे। हम्म। उन्होंने गिरफ्तार करने का भी ऑर्डर नहीं दिया था। हम्म। हम्म।
उन्होंने एक तारीख दी थी कि इस तारीख पे दोनों लोग अपना जवाब सबमिट करें, और उसके बाद जो है इस पर जो है सुनवाई 22 अप्रैल की तारीख दे दी थी। और ऐसा लग रहा था केंद्र सरकार को कि शायद अब ये आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसीलिए आप, अगर आपको याद हो तो शाम को कोर्ट में डेट पड़ी, उसके बाद आनन फानन में 2 घंटे के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट भी ना जा पाए, ये रात में ही जो है पूरी एजेंसी भेज करके, पूरा जो है बटालियन फोर्स भेज करके गिरफ्तारी कर ली गई। भाई अगर अदालत को उनको सम्मान वो करते हैं, अदालत में अगर अदालत ने 22 अप्रैल का समय दिया था, तो भाई आप जो मुख्य आरोपी है वो जेल में है, आपने संजय सिंह को जेल में गिरफ्तार कर रखा है, बाकियों को कर रखा है, ऐसी क्या आफत थी अरविंद केजरीवाल से, और अभी गिरफ्तार कर लिए, तो ऐसे क्या नया चीज इस केस में जुड़ने वाला था। केवल इतनी ही तो बात है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था किसी भी कीमत पे। तो क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहें? केजरीवाल, अर्जुन केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को क्या दुश्मनी होगी? क्यों? और जो एक ही आप चीज लोग एक उसमें नारा देते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है कि वो अगर आप केजरीवाल से देखें तो, डरते हैं, क्यों डरेंगे केजरीवाल से मोदी? देखिए अगर आप देखें तो पूरे उत्तर भारत के अंदर हम्म, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज चल रहा है, जिस तरह की राजनीति के केमिस्ट्री को उन्होंने सेट किया है, हम्म, वो अजय बने हुए हैं। हम्म, लेकिन देखिए, आप उत्तराखंड देखिए, आप उसके बाद अगर राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, चारों तरफ भाजपा का एक छत्र राज है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, उसी के बीच में दिल्ली में आती है जब उनकी पॉलिटिकल केमिस्ट्री, तो फेल हो जाती है। हम्म, और फेल केवल नहीं होती, इतनी बुरी तरह से फेल होती है जिसका मुकाबला करने की जो है लगातार कोशिश करने के बावजूद भी हम्म, उनकी आज भी उस केमिस्ट्री, अरविंद केजरीवाल की इस पॉलिटिकल केमिस्ट्री को तोड़ने की क्षमता नहीं विकसित हुई। हम्म, एमसीडी में उनको लगता था कि शायद हमारी सरकार है और हम कर लेंगे, लेकिन इस बार सारा तीन तिकड़म उन्होंने किया। एमसीडी का एकीकरण कर दिया, गुजरात में जब चुनाव हो रहा था उस समय यहाँ पर चुनाव कराया, परिसीमन कराया, वार्डों को तोड़ फोड़ दिया, फिर भी एमसीडी में हार गए। तो एक बात उनको लगता है, और दिल्ली में पहले उन्होंने सोचते थे कि दिल्ली में घेर के रखो। हम्म, अब दिल्ली में घेरते घेरते पंजाब में भी वो समीकरण बन गए, फिर गुजरात में भी 5 एमएलए जीत गए। हम्म, ये इतना वोट लेकर के आम आदमी पार्टी आई। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बात तो ये लगता है हम्म, कि भाई ये एक ऐसी पार्टी है जो हमारी जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है उससे जो है इसके पास अलग पॉलिटिकल केमिस्ट्री है जिसका वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। हम्म, आपको याद होगा इसी बात, गुजरात चुनाव में शायद अपनी हिस्ट्री में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में 50 किलोमीटर का जो है रोड शो किया था, हम्म, एक दिन के अंदर। तो ये एक चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज है, कोई पर्सनल चैलेंज नहीं है, पॉलिटिकल चैलेंज है। उनकी पॉलिटिकल केमिस्ट्री को अगर कोई बीट कर रहा है, जितनी क्षमता है, तो वो हम्म, आम आदमी पार्टी उत्तर भारत के अंदर कर रही है, और कोई पार्टी अभी उसको चैलेंज नहीं दे पा रही है। एक दूसरी बात हम्म, कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को वो डराने की, खरीदने की, धमकाने की, बदनाम करने की सारी कोशिशों के बावजूद भी अभी तक वो फेल हैं। हम्म, वहां ना कोई बिक रहा है, ना कोई झुक रहा है, ना कोई टूट रहा है। मुझे लगता है कि ये दो चीजें ऐसी हैं जहां से पूरे ऑपोजिशन पे उनका अभियान चल रहा है, लेकिन बाकी जगह उनको कहीं टुकड़े में, कहीं पूरी तरह से सफलता मिल रही है। यहाँ दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उन्हीं के नाक के नीचे एक ऐसा छोटा सा किला बन गया है हम्म, जो उनके लिए अभी भी जो है अभेद्य बना हुआ। और मुझे लगता है कि ये चीज बार बार इस तरफ ले जाती है झुंझलाहट में, किसी तरह से क्रैश करो। हम्म। जीत सकते नहीं, खरीद सकते नहीं, तोड़ सकते नहीं, तो इनको किसी तरह से क्रैश करो। तो आप क्या आपको लगता है कि एक्साइज पॉलिसी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए मेरे ख्याल से ये मामला अनुमान का अब नहीं है। हम्म, सरकार का जनता के टैक्स का इतना पैसा इस पे खर्च किया जा चुका है, इतना जो है टेलीविजन ट्रायल हो चुका है मेरे ख्याल से, हम्म, इतना अदालतों ने भी समय दिया है, मेरा अनुमान का वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि जांच हो रही है, फैक्ट सामने आएगी, अदालत फैसला कर देगी। हम्म, अब इसमें अनुमान किसी को क्यों लगाना है? अगर हम्म, अनुमान से ही काम चलना है तो फिर इतना इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब तो बहुत आगे हम आ चुके हैं। हम्म। मुझे लगता है कि अगर एजेंसियों के पास सबूत है, सबूत रखना चाहिए, अदालत जो फैसला देगा उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। बट फिर अगर अगर इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं थी,
तो जब सीबीआई की जांच के आदेश हुए उसके बाद इस पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? सरकार, आपकी सरकार ने उस पॉलिसी को वापस लिया। नहीं, सरकार ने पॉलिसी को वापस नहीं लिया, सरकार की उस पॉलिसी को ठप कर दिया गया। हम्म। सवाल जो दिल्ली के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है हम्म। वो तो एक अलग तरह की है। तो जो पॉलिसी चल रही थी, क्योंकि सरकार के संचालन के लिए हमें जो है पैसे की जरूरत होती है, तो जो पुरानी पॉलिसी थी उस पॉलिसी से बेहतर पॉलिसी ये बनाई गई थी। जिस तरह का पूरा जो एक कॉकस काम करता था उसको तोड़ने के लिए बनाई गई पॉलिसी बनी, उस पर काम करना शुरू हुआ, उसमें जो दिक्कतें आ रही थी उसको भी लगातार उसमें जो है सुधार किया जा रहा था। लेकिन ये सारा जिस तरह से एजेंडा सेटअप हुआ उसके बाद से नीचे से पैरालाइज कर दिया गया सारे अधिकारियों को। तो ना तो अब पुरानी पॉलिसी रह गई ना नई पॉलिसी रह गई। तब ये विचार किया गया कि भाई कम से कम चलो नई पॉलिसी में डिबेट है, कम से कम पुरानी पॉलिसी को ही अडॉप्ट करके चीजों को अभी संचालित करते हैं। इसलिए उस तरफ जो है हम लोग बढ़े। गोपाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आपको वाकई में आप लोगों को यकीन है कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है? देखिए, यकीन कोई ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन परिस्थितियां अलग थी। हम्म। आज जो परिस्थिति देश में बनी है शायद ऐसी परिस्थिति भारत के अंदर नहीं थी। हम्म। जिस तरह से इस देश में इमरजेंसी भी लागू हुई थी, लेकिन इमरजेंसी लागू हुई थी घोषित तौर पर। आज अघोषित इमरजेंसी है। आज ऐसी इमरजेंसी है कि आप ना हाँ कर सकते हो ना कर सकते हो। हम्म। तो परिस्थिति बदली हुई है। जैसा मैंने कहा कि अब सामान्य स्थिति नहीं है। परिस्थिति ये है कि जो सामने हुकूमत है, जो सत्ता है, देश के सामने जो भविष्य का चैलेंज है, संविधान का चैलेंज है, जो डेमोक्रेसी का चैलेंज है, जो सारी चीज, या तो उस चैलेंज के सामने सरेंडर कर दिया जाए। और सरेंडर कर दिया जाए, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, अभी सारा भाजपा कैंपेन चल रहा है, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। कहते हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र में सब तोड़ फोड़ के सरकार बना लो, उनकी नैतिकता जिंदाबाद है। चंडीगढ़ में सरेआम जो है वोट की चोरी कर लो, उनकी नैतिकता जिंदाबाद है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सीबीआई ईडी के छापे मार मार के करोड़ों रुपए, 8,000 करोड़ रुपए वसूली कर लो, हफ्ता वसूली कर लो, उनकी नैतिकता जिंदाबाद है। सबकी नैतिकता जिंदाबाद है। लेकिन अब कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की नैतिकता जो, इस्तीफा दे दो इस्तीफा दे दो। क्यों इस्तीफा दे दो? अब वो सोचते हैं कि किसी तरह से इस्तीफा जब दे देंगे तो फिर सबको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, शायद अरविंद केजरीवाल के बाद ही जो है हमें यहाँ सरकार बनाने का मौका मिल जाए। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ये ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत मुख्यमंत्री को, किसी भी चुने हुए व्यक्ति को, जब तक वो सजा याफ्ता नहीं हो जाता, इस्तीफा देने की कानूनी संवैधानिक जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जैसे मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार है, तो मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हैं, तो मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के बाद ऐसा नहीं है कि वो विधानसभा में वो विधायक भी हैं। विधानसभा की जितनी जिम्मेदारी है, जितनी उनकी फाइलें हैं, जितनी चिट्ठियां हैं, जितना काम है, वो जेल के अंदर से कर रहे हैं। कोर्ट उनको परमिशन देता है। सारा विकास कार्य के लिए उनके पास लेटर जाता है, फाइल जाती है, वो साइन करते हैं और अपनी विधानसभा का संचालन कर रहे हैं। अगर बिना सजा आपका व्यक्ति एक विधायक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है, तो एक मुख्यमंत्री भी अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है। ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन नया स्थापित हो सकता है। बट गोपाल जी, ये तो देखिए, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं और मैं भी बेहतर तरीके से समझता हूं कि ठीक है, इसमें कोई संवैधानिक स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी होती है। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में एक व्यक्ति जो जेल के अंदर है वो उसका सरकार चलाना क्या आपको उचित लगता है? और ये सवाल मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसी कांग्रेस के नेता से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी के नेता से पूछ रहा था, जिन्होंने एक आंदोलन से शुरुआत की थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने और पूरे सिस्टम को बदलने की बात की। क्या ये उचित है? क्या आपको नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उनकी जगह किसी दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और चलाना चाहिए? इससे आपकी सरकार भी बच जाएगी, नहीं तो कल धारा 356 लगा देंगे और आपकी सरकार चली जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में अगर कहें तो ऐसा होना चाहिए, जी। लेकिन वर्तमान मोदी जी के राज की परिस्थिति में कहें तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनकी हर प्लानिंग और इच्छा को पूरा करना अगर हमने शुरू किया तो आज या कल पूरी तरह से उनकी चारों तरफ से वो घेरते 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 दिल्ली में आके अब टिके हुए हैं।
तो अभी हमें ये लगता है और हम सब लोगों को ये बात लगती है कि बात केवल सामान्य परिस्थिति होती तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे दिल्ली के अंदर आप सबने देखा है, 5 सदस्यों के संविधान पीठ ने इतनी लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली के जनता के अधिकार को, दिल्ली के संवैधानिक अधिकार पे फैसला सुनाया। हम्म। उन संविधान पीठ की धज्जियां उड़ाते हुए, क्या उस संविधान का सम्मान, उस संविधान पीठ का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की जिम्मेदारी भाजपा की नहीं बनती थी? चुनी हुई सरकार की नहीं बनती थी, केंद्र सरकार की? उन्होंने 2 मिनट में धज्जियां उड़ा करके और केवल अपने सत्ता बल का उपयोग करके दिल्ली के सारे अधिकारों को छीन लिया उन्होंने। ऐसी परिस्थिति में हम लड़ रहे हैं, ऐसी सरकार के सामने हम खड़े हैं जिसको किसी चीज की, ना तो किसी मॉरलिटी की जिम्मेदारी है, ना तो वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना तो वो जनता को मानते हैं, ना किसी परंपरा को मानते हैं। तो ऐसे लोगों से लड़ने के लिए नए तरह से ही आपको अपनी पहलकदमी करनी पड़ेगी। ये बात ठीक है कि नए रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि चुनौतियां भी नए तरह की हैं। तो उसी जद्दोजहद में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश क्या है? कोशिश इतनी सी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे देंगे, दे देंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने से उनके व्यक्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो चैलेंज है, उस चैलेंज में हमें मजबूती से खड़ा रहना है और भारतीय जनता पार्टी के हर षड्यंत्र का कदम ब कदम हम मजबूती के साथ इसका मुकाबला करेंगे और उसका रास्ता ढूंढेंगे। इस पूरे मसले पे जो एक पहलू है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है, लिहाजा यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए धारा 356 के तहत। ये आशंका बलवती है और ये आशंका जल्दी इसको फलित किया जा सकता है। इस आशंका से कैसे निपटेंगे अगर उन्होंने सरकार ही बर्खास्त कर दी, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया या असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया, फिर आप लोग क्या करेंगे? आपकी बात से मैं सहमत हूं, हम्म। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कोई मुख्यमंत्री तो जेल से सरकार चलाने की जिद पर नहीं था। वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। जो अभी महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ करके वहां कोई जेल से मुख्यमंत्री संचालित करने का तो प्रश्न नहीं था, सरकार बना लिया इन्होंने। तो अभी जिस तरह से अभी झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन जी ने तो इस्तीफा दे दिया था राज्यपाल को, और चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार की दावेदारी हो गई। 24 घंटे तक राज्यपाल बुला ही नहीं रहा है, सरकार बनाने के लिए नहीं बुला रहा है। देश भर में शोर मचा तो फिर जाकर के जो है किसी तरह से उन्होंने सरकार बनाने के लिए बुलाई, और बुलाया नहीं, एडी चोटी लगाया तोड़ने के लिए पार्टी, उनके परिवार को तोड़ने के लिए एडी चोटी लगाई। फिर जब वहां भी थोड़े असफल हो गए तो फिर मजबूरी में जाकर के उन्होंने शपथ दिलाई। तो आज जो सत्ता है सामने, वो उसको इतने सामान्य तरीके से मुझे लगता है लेने की जरूरत नहीं है। रही बात राष्ट्रपति शासन की, तो हर पल की हर घटनाओं पर हम लोग भी नजर बनाए हुए हैं, पूरी पार्टी नजर बनाए हुए है, सभी विधायक नजर बनाए हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की भी नजर बनी हुई है। हर परिस्थितियों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसी परिस्थिति आई, जैसा मैंने कहा कि कानून का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन भाजपा के हर षड्यंत्र का मुकाबला करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हम भी उनकी हर चाल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिल्ली के हित में, देश के हित में जो भी कदम उठाने होंगे उसको ऑब्जर्व करके उठाएंगे। आ, यानी अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आपका ये कहना है? जी, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा नहीं दे रहे। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने असेंबली को मैसेज दिया और कहा कि आप नया नेता चुनिए क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जो है वो इनकैपेसिटेटेड हो गए हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि सरकार चला सके, तब क्या होगा? उनका अगर मैसेज आता है तो सारे विधायक दल के जो है, सारे जो मेंबर्स हैं, बैठ करके नई परिस्थिति पे चिंतन करेंगे कि आगे का मुकाबला कैसे करें उनका। जो वो चाल चलेंगे हम उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाएंगे। क्या आपको भरोसा है कि जो जो पूरा विपक्ष है वो आपके साथ है और आप लोगों ने 31 मार्च को एक बड़ी रैली का भी प्लान किया है? निश्चित रूप से देखिए, जो परिस्थितियां तेजी के साथ घटनाक्रम बने हैं और गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से आज पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन का समर्थन और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है, और इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं।
और उसी कड़ी में इंडिया गठबंधन की तरफ से 31 मार्च को रामलीला मैदान में सभी जो प्रमुख नेता हैं इंडिया गठबंधन के वो भी आ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के लोगों में भी बहुत आक्रोश है। सड़क पे अभी सारी तरफ से पुलिस छावनी बना करके उन्हें अपनी बात भी नहीं रखने दे रही है। तो मुझे लगता है कि रामलीला मैदान 31 तारीख की जो रैली है वो इस देश के अंदर एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी, और सभी लोग मिल करके इस तानाशाही के खिलाफ मुझे लगता है कि इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। और तेजी के साथ जो परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे लगता है कि देखिए राजनीति के अंदर कभी भी कोई पॉइंट एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस चुनाव के समय जिस तरह से आचार संहिता लागू होने के बाद एक मुख्यमंत्री को जिस तरह से सरेआम गिरफ्तार किया गया, वो जांच का बहाना लेकर के, मुझे लगता है कि शायद ये अब तक के जो भारत में ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी उस एक टर्निंग पॉइंट में से एक मजबूत कड़ी शायद बन सकती है। क्या राहुल गांधी से इस बारे में बातचीत हुई है? क्या राहुल गांधी 31 मार्च की रैली में आएंगे रामलीला मैदान में? सभी पार्टियों के सभी प्रमुख नेताओं से बातचीत चल रही है और सभी लोग अपना शेड्यूल उसी तरह से रीशेड्यूल करने, क्योंकि इलेक्शन का पहला फेज भी शुरू हो चुका है, तो वो जी लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो प्रमुख लीडर्स हैं वो सभी मौजूद रहेंगे रामलीला मैदान। जी गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।